आशा करता है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरे जितने सारे आपको ये जो हमारे ऑडियोज़ हैं एनसीईआरटीज़ के वो आ रहे हैं, और आशा करते हैं कि ये एनसीईआरटी की जो ऑडियो है आपको लर्निंग में हेल्प कर रही होगी। तो चलिए आज एक नए अध्याय का स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा अध्याय 3 है और इसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फिर कहें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके सारांश को देखते हैं और हिटलर के बारे में जानते हैं। बात है 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का की, जो बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबदबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारा वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त घूमते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादें में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उनके पिता की खून से बनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में ही एक कौर भी नहीं खाया। उसे यही डर सताता रहा था कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते ही होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब होता क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वह किस चीज़ से डरे हुए थे। मई की बात है 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उनके प्रचार मंत्री गोएब्बल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। सोचिए क्या बात हुई होगी उस समय। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग ने एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध में किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे, आइए देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसकी तरह यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा।
इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मारे डाले गए। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सजा दी गई वह उनकी कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसे कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह वह दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध में आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था, आइए देखते हैं। एक चरण में आते हैं जहां हमारा टॉपिक के थ्रू समझाया गया है वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस आते हैं के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्द ही विजय मिलेगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खींचा जाएगा और पूरे यूरोप की आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्र शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राई खास्टाग के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किए जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 70% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए
मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, अगर इंग्लिश में से कहें तो वार गिल्ट क्लाउज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पोलैंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। आइए आगे जानते हैं हमारे 1.1 यानी कि युद्ध का असर क्या हुआ इसमें। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किए जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य की हिमातियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी और पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मितुकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। आइए आगे देखते हैं। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा। आप सोच सकते हैं। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया के खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंडकों को बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहे से घिरे हुए थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सम्मान करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन की आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्र सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाही को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा, उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली, यानी कि आप कह सकते हैं अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। आइए एक शब्द आए हैं, हर्जाना का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना। और खंदक का मतलब भी जानना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हमने जो पढ़ा वो खंदक आया जो शब्द उसका मतलब क्या था। तो खंदक का मतलब होता है युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। आप देखे होंगे बहुत सारे फिल्मों में गड्ढे खोदे जाते हैं युद्ध को सैनिकों को छिपने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है इनके बारे में कहना कि 1.2 राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी यानी कि स्पार्टकिस्ट लोग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। अच्छा, इससे पहले हम एक चित्र को देख लेते हैं। चित्र 1 पहले देख लेते हैं।
आप चित्र 2 में देखिए। चित्र 2 में एक बात तो आपको स्पष्ट होगी। आप देखिए यहाँ पे जर्मनी, ये पूरा जर्मनी, और ये है हमारा डेनमार्क, और ये है हमारा पूर्वी प्रासा जर्मनी का भाग ही है, और ये रहा बेल्जियम, ये रहा फ्रांस, ये रहा सारलैंड, और ये रहा एल्सस, और ये रहा लॉरेन। तो आप यहाँ पे ये राइनलैंड देख लीजिए, राइनलैंड, ये भी कब्जे जर्मनी के अंदर ही आ गया था। तो आप जर्मनी 1914 की आप ये जो लकीरें देख रहे हैं, ये सारी उनके कब्जे में थी। जर्मनी से ले ली गई ज़मीन आप ये वाली देख सकते हैं, लॉरेन, आप पोसेन, ये सब जर्मनी से ले ली गई ज़मीन है। और लीग ऑफ नेशंस ऑफ नियंत्रण वाली ज़मीन है ये सारी, जो थोड़े आप इस कलर में देख रहे हैं, ये वाले, इस वाले कलर में। और ये है हमारा वे सैन्यकृत क्षेत्र, ये वाले जो हैं जितने सारे ये वे सैन्यकृत हमारे क्षेत्र आते हैं। तो इस नक्शे में आप उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए थे। बारीकी से आप इसे देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का चित्र ये रहा। इस चित्र में आप देखिए कितनी सारी भीड़ है, और इस भीड़ में एक आपको खरा मिलेगा। चलिए इस देखते हैं। चित्र आप 3 में देखिए, ये स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य है। आप यहाँ प्रिसियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित रैली की गई है। ये 1819 की ये तस्वीर है कि जोरों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था, और राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की ही घटना बन गया था। आप यहाँ एक चेयर देख सकते हैं, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन सभी के लिए चाहते होंगे वो यहाँ बैठते होंगे इस चेयर पे। अब वो कहीं ना कहीं हमें लगता है वो, चूँकि उस समय जो शासक सब पे अपनी अपनी जो कब्जे कर चुके थे दूसरे हमारे देश पर, कहीं ना कहीं उनके लिए ही ये चेयर होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या आते हैं बातें में। आप चित्र 4 में देखिए। चित्र 4 में कह रहा है कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लदे जा रहे हैं। 1923 जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती थी। आइए आगे देखते हैं। अब ये ज़रूरत नोटों की इतनी सारी क्यों पड़ी, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वायमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया, और आखिरकार वायमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों को फ्री कॉर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि सामान्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चे नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी के पहले विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दौरे भोज से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया।
जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, यानी कि कह सकते हैं एक अमेरिकी डॉलर 24,000 मार्क के बराबर। तो जो जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गई और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई एक डॉलर की कीमत। आप समझ सकते हैं, इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी से नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन रहा था। इस संकट के बाद में अतीत मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। आप अब भी बहुत सारे करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे मुद्रास्फीति के बारे में। अर्थव्यवस्था में भी इनका एक बहुत अहम रोल होता है। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मन को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉस योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर जाने की शर्तें को दोबारा तय किया गया। 1.3 मंदी के साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि एक शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मन को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी और 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो रही थी और सट्टेबाज बाजार में पैसे खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी को सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंची। जर्मन की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं लिखी तख्तों गले से लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्करों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आप इस चित्र में देख सकते हैं लाइनों में सोते हुए लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी, ना ही ठौर ठिकाने की। जारों में जब उन्हें सिर छुपाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। आप इस तस्वीर में देख ही सकते हैं। और इस तस्वीर में देखिए रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग 1923, यानी कि रात में वह किस तरह सोएंगे उसके लिए वो कतार में पहले से खड़े रहते थे। सोच सकते हैं कि आप क्या स्थिति रही होगी उस समय, जो सोने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते थे, वो भी सुबह से ही, कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की बात क्या है। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर सा पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अब मूल्यांकन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सुकड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से
छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहारानाकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही डरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उसके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों के बेहिसाब गिरावट की वजह से भी परेशान था। युवकों को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतें के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इसमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। एक बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथे में रहा और उनकी औसत अवधि 339 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। शब्द आए हैं एक, उन्हें जान लेते हैं। सर्वहाराकरण का मतलब होता है कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में बहुत पहुंच जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अध्याय का एक दूसरा खंड 2, यानी कि हिटलर का उदय। चलिए जानते हैं इसे। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिखवा लिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेहवाहक का काम किया। कॉर्पोरल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी के बाद तो नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। नाज़ी पार्टी यानी कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम आप कह सकते हैं, और इस पार्टी के बाद नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया।
आप सोच सकते हैं, नाज़ी यानी जो कि हिटलर ने अपनी बनाई थी पार्टी। लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर वर्ग बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद यानी कि आप कह सकते हैं राइखस्टाग के लिए वे चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उस 37% वोट मिले। आइए एक बार नजर डालते हैं इन तस्वीरों पर। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये न्यूरेम्बर्ग पार्टी है। कांग्रेस में हिटलर का स्वागत 1938 में किया गया। आप देख सकते हैं इस चित्र में ये कितने खुश हैं उस समय। जो महिलाएं और यहाँ के सैनिक हैं और जो पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ उत्साह में देख रहे हैं। और इस चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी और नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इस रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। कौन सी सत्ता? नाज़ी सत्ता। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से पैरेड करते हुए निकलते थे और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण भी सुनते थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और वर्साई संधि में हुए नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा और उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देगा। ये था हिटलर का एक भाषण का एक छोटा सा सारांश। आइए चित्र 9 में आप देख सकते हैं हिटलर द्वारा SA और SS कतारों में सामने भाषण दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों को माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। आप देख सकते हैं किस तरह के चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। एक तरफ बीच में आप देख सकते हैं, उसके आगे किस तरह से सैनिक हमारे खड़े हैं और उसके आगे जो भाषण देने वाले हैं वो यहाँ खड़े हैं। सारे इस तरफ होकर खड़े हैं और किस तरह इसे बनाया जा रहा था। एक वर्क्स जो उनके देख सकते हैं काफ़ी अलग थे। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता और भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति का प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबरने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसा समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देता था जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.1 लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक
नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू किया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चितकालीन काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इस अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपनी कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूससेलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हासिस पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गोताफो यानी कि गुप्तचर राज्य पुलिस एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो में यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पोस्टर में आप देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। पोस्टर से घोषणा आपकी फॉक्सवैगन। इस पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.2 पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉल्मर सख्त को सौंपी। सख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वॉक्सवैगन, यानी कि जो अभी वॉक्सवैगन आप देख रहे होंगे, वॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस का पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद आपको मैंने दिखाया था कि आप ऑस्ट्रिया देख सकते थे कितनी दूरी पे था जर्मनी से। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया
के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वायसराय की संधि के नाम पर एक जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली एक कामयाबियों में ऐसे लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, नक्शे में जो पीले कलर की आप देख रहे हैं, ये वाली पीले कलर, ये वाली ये जर्मनी है, ये भयंकर जर्मनी है। और उसके बाद जो आप थोड़ी सी देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज तो पूरी नहीं है, ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं ये ध्रुवीय शक्तियों की मदद देने वाली देश। और जो आप ये देख रहे हैं थोड़ी ग्रीन, ठीक है, ग्रीन में क्या है हमारा जर्मन कब्जे वाले इलाके। तो ये जो जितने सारे आप देख रहे थे, पोलैंड, यूक्रेन, लुथियाना, एस्टोनिया, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड और इसके बाद स्विट्जरलैंड नहीं, नॉट फ्रांस, आप जितने भी ये देख रहे हैं ग्रीनी ये जो थे इटली, माफ़ कीजिएगा, जर्मन कब्जे वाले इलाके हैं। और जो थोड़े से आप देख सकते हैं ग्रीन से थोड़े अलग कलर के हैं, ये इटली और उसका इलाका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक हमारा ब्लूइश आता है, ये हमारा तटस्थ देश था, जो कि स्पेन, आयरलैंड, स्वीडन, तो ये हमारा तटस्थ देश था। ये सोवियत संघ है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चित्र एक हमें ये दिखा रहा है कि नाज़ी सत्ता का विस्तार कैसे हुआ 1942 की यह तस्वीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साक्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसे खर्च ना किए जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी ने एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साक्स को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप में ज्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह, लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। वह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण में जर्मन पश्चिमी मोर्चे ब्रिटिश वायु सैनिकों ने बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना ने जर्मनी को नाको चबे चना चबा दिया। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मनी सेना को कूटने टकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे भी बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच
झंडों चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों की बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ खत्म हुआ। और तब से आप देख रहे हैं हिरोशिमा शहर अब भी उन संकटों से गूंज रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की हुई कहानी है। चित्र 12 में आप ये देखिए, भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी के हालत पर नज़र आप देख सकते हैं। हिटलर रिपोर्टेड डेड, हिंदुस्तान टाइम्स की यह उस समय की खबर थी। अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, और इसमें भी कुछ अहम पहलू हमें देखने को मिलेंगे। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मानवताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए से ब्लैंड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आयड सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच और चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन में अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्टर और स्पेंसर ने अति जीवितता पर का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की, लेकिन नस्लीवादी विचारकों को उस राजनेताओं ने पराजित समाजों पर उसने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। तो आप देखिए कि हाँ डार्विन कहना क्या चाह रहे हैं और उसने किस तरह उन्हें दूसरे सोच की तरह उसने लिया और कुछ और लाइनें उन्होंने बना दी, यानी कि कह सकते हैं कुछ और ही उसने सोचने लगा। तो वो तो चूंकि साइंस के हिसाब से कह रहे थे और इन्होंने साइंस को एक दूसरी ही सोच में ले ली। सोचने वाली बात है। चलिए, आप डार्विन के बारे में पढ़े होंगे, साइंस में आप विज्ञान में पढ़े ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेनस्ट्रॉम या जीवित परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृदेश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी।
हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। कुछ नए शब्द आए हैं। नॉर्डिक जर्मन आर्य का मतलब होता है कि आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल लोग थे। ब्लॉन्ड, नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले। क्रियाकलाप करने की यहाँ जरूरत है। कह रहे हैं कि कौमें, इसने हिटलर की साम्राज्यवादी मंसूबों के बारे में आपको क्या पता चलता है? आपकी राय में इन विचारों का महात्मा गांधी हिटलर से क्या कहते हैं, वो हम देखेंगे। इन्हें पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब समय बचेगा तो हमें इन्हीं प्रश्नों को करना है। 3.1 नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अनिश्चित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिनकी तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। इनका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने की कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध और असामान्य मानते थे। यूथनेजिया, दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों के मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। आप चित्र में देख सकते हैं, पुलिस के पहरे में ऑशविट्ज़ भेजे जा रहे हैं जिप्सी। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवंचितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अविच्छिन्न थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहली तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य के कमतर माना गया। यह जर्मन के पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों से गुलामी की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्तों के लायक नहीं माना जाता था। उसमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ पर भूख से ही मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ था। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह के यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी अदातन, हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनाने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घोटे घेटाउस यानी दरबा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाइयों बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों में खदेड़ दिया जाता था, लेकिन इंसानियत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाइयों धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से ही नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किए, उन्हें दरिद्र और आजीविका के संसाधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदियों देश छोड़कर भाग जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। आगे बढ़ते हैं। 3.2 नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। युद्ध के नए साए में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लीवादी और कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड की पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिल गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौतों के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उसे जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उसे अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनसे ज़्यादातर मार दिए जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसीलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। आप यह देख सकते हैं, यही है वो गैस चैम्बर। यहूदियों के गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक माल वाहक गाड़ी, माफ़ कीजिएगा, ये गैस चैम्बर नहीं है, ये माल वाहक गाड़ी है। इसी के जरिए वो यहूदियों को ले जाते थे। चलिए आगे जानते हैं। मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार हुआ 1933 से 1939 के बीच। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 एक कहता है, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा कहता है पॉइंट, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। तीसरा पॉइंट कहता है यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। चौथा कहता है पॉइंट, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना है, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इनके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले किए गए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। चित्र 15 में आप देखिए, 16 में आप देखिए, पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए थी ये। और 15 में आप देख सकते हैं, इस संकेत पट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। और 17 चित्र में कहा जा रहा है, मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घोटे के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और दूसरा चरण कहता है दर पाबंदी।
गैटेट्वाइएशंस 1940 से 44 तक। तुम्हां हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड पर पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों को और घरों से के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज एवं वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वाचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण, सर्वनाश। 1941 के बाद आइए देखते हैं क्या हुआ। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। चित्र 18, भागने की कोशिश में मौत। यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। आप यहां देख सकते हैं। चित्र 19, गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर। ये है कपड़ों के ढेर गैस चैम्बर के बाहर। ये आप कितनी दयनीय स्थिति थी यहूदियों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्रों में। आगे बढ़ते हैं। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों से भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप के बेल्जैक, ऑस्विट्स, सीबीबोर, ट्रेवलिंका, चेलमेनो और मैदान में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। एक यातना गृह आप यहाँ देख सकते हैं। एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। चित्र 21, अंतिम समाधान से पहले कैदियों के छीने गए जूते। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी दुर्लभ स्थिति थी उस समय की यहूदियों के साथ हो रहे इस अत्याचार के बारे में, जो कि और कोई नहीं, हिटलर के जरिए हो रही ये सारी चीज़ें थी। आइए आगे देखते हैं। चौथा, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण आवश्यक है। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण के मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवंचित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। आप यहाँ चित्र देखिए। यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। अर्नस्ट हेमर द्वारा रचित डेयर ग्रिप्ट पिल्स से पृष्ठ 7 चित्र का शीर्षक इस प्रकार है। यहूदी नामक सिरे पर मुड़ी हुई है। यह अंग्रेजी के अंक 6 जैसी दिखती है। आप देख सकते हैं। चित्र 24, बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं, यही है वो यहूदी बच्चे और यहूदी शिक्षक। एल्वीरा बाउरर डेयर
शुटुरमर 1936 रचित टाउन किमेन जुट जॉफ ग्रीवर हिद इन बिल्डरबुश फुट ग्रॉस उन क्यों ग्रीक हत में किसी यहूदी पर यकीन ना करो। छोटे वर्गों के लिए एक चित्र पुस्तक से लिए गए हैं ये तस्वीर। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचार धारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में चारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बनें, यहूदियों से नफरत, हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों को में हिंसा और आक्रामक की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला बना देगी, ताकतवर और मार्गदर्शन बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्र समाजवाद की भावना में लेस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को यंग फोकस में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ ऑफ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना और आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवंचितों में घृणा सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लैम्बर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नए शब्द आ रहे हैं यहाँ पे। यंग फोर्स 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन थी एक। क्रियाकलाप की एक क्वेश्चन है, आइए उसे करते हैं। अगर आप ऐसी किसी कक्षा में होते तो यहूदियों के प्रति आपका रवैया कैसा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जान पहचान वाले अन्य समुदायों के बारे में क्या सोचते थे जिन्होंने इस तरह की छवियां यहाँ से हासिल की है? स्रोत गो में देखते हैं। 6 से 10 तक की उम्र के सभी लड़कों को नाज़ी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरे होने के बाद उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहर की प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्तध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडॉल्फ हिटलर के समर्पित हैं। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक हूं और तैयार हूं। ईश्वरीय मेरी मदद करें। स्रोतघो में कहते हैं कि जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है तो उन्हें लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। उसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा में नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिफ्ट में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। आप यहाँ चित्र 27 में देखिए। मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। चित्र 25 वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता है। आप यहाँ देख सकते हैं हिटलर के साथ कुछ बच्चों को। और चित्र 26 कब्जे वाले यूरोप में अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी मां के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं। और क्रियाकलाप में आप चित्र 23, 24, 27 को देखिए। कल्पना कीजिए कि आप नाज़ी जर्मनी में रहने वाले यहूदी और पॉलिश मूल के व्यक्ति हैं। अगर सितंबर 1941 में जी रहे हैं तो अभी कानून बनाया गया है कि यहूदियों को डेविड का तगमा
पहन कर रहना होगा और ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन के एक दिन का ब्यौरा लिखिए। नाज़ी युद्ध लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद उन्हें हिटलर नूत का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन के नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4.1 में आइए देखते हैं टॉपिक में। यहाँ है हमारा मातृत्व की नाज़ी सोच। आइए इनके बारे में जानते हैं। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों का आक्रामक और मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि लड़कियों को उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने और यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवंचित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वह वंचित देखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसे माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें रास्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तगमे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तगमे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 से या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तगमा दिया जाता था। निर्धारित आधार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतें को गंजा करके मुंह पर कालिख पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटका तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मालिन किया है। इस पर आधारित कृत्य के बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई बल्कि उसने तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। 4.2 प्रचार की कला। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों का बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए गए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाला शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में लुथनेजिया विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन मतलब खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानागार जैसे दिखाई देते थे और उसमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। आप सोच सकते हैं कि वह मौत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, हत्या शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि उनके अलावा एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे जिन्हें आप कह सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ देखिए, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में कहा जा रहा है और लुथनेजिया विकलांगों के लिए और चयन और संक्रमण मुक्ति शब्द के लिए व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन खाली करना यानी कि ऐसे ऐसे शब्दों को वहाँ प्रयोग किया जाता था।
आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को, ये तो हमने प्रश्न है, इन्हें हमें करना है। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र गैस चैम्बरों को, आप इस पे सोचिए और विचार कीजिए कि क्या उन समय की सोच थी। आइए स्रोत 6 में जानते हैं। नुरेम्बर्ग पार्टी रैली 8 दिसंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा को सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरतों को भी वही जगह दी है जो प्राकृतिक और नियति के अनुसार है। आइए आगे देखते हैं। शासन के लिए समर्थक हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इज्जतहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों को दुश्मन की रटी रटाई छवियों दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था और समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ 2 शब्द आए हैं, समाजवादियों और उदारवादियों, इन्हें ध्यान में रखिएगा। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल्स ज्यू, अक्षर यहूदियों, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। एटर्नल्स ज्यू परंपरा यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान चोगा पहनने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों को बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे के काफ़ी घुले मिलते हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा व कीड़ा जैसे शब्दों को संबोधित किया जाता था। उन्हें चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छुछुंदरी जीवों से एक की जाती थी। नाज़ीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभिनय से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात पर एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। आप यहाँ चित्र 28 में देखिए, यहूदियों पर हमला करता एक नाज़ी पोस्टर। चित्र के नीचे दी गई पंक्तियाँ, पैसा ही यहूदियों का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है, वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बैठ जाए, जब तक कि वे पैसे का राजा ना हो जाए। क्रियाकलाप, अगर आप यहूदी औरत या गैर यहूदी जर्मन औरत हिटलर होती तो हिटलर के विचारों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती। आइए आगे बढ़ते हैं। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो, क्यों? यह पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नाज़ी किस तरह का आकर्षित करते थे। जर्मन किसान 2 भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते थे। ये दोनों ही यहूदी विचार से जन्मे थे। बोल्शेविज्म और, मैंने किनका नाम लिया, बोल्शेविज्म और बड़ा पूंजीवाद। और विश्व यहूदीवाद और महायोजना को लागू कर रहा है।
किसान को इस खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्र समाजवाद। 1932 में छपे एक नाज़ी पर्चे से। आप एक ये देखिए पिक्चर, आप देख सकते हैं, ये चित्र 30 में आप देखिए, 20 के दशक का एक नाज़ी पोस्टर पार्टी। इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धंतर सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस चित्र में। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पे अपनी पहल करते हैं। 1 अगस्त 1914 को, इन्हें ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें जो अभी घटनाएं घटी हैं उन्हीं पे ही आधारित है। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हुआ। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। 28 जून 1919 को वायसराय की संधि हुई। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 जर्मन का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्ले-आम शुरू। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1942 सोवियत फौजें ऑस्विट्ज़ को मुक्त कराती है। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। तो आप इन सारे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को याद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, याद अपने आप हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 29-30 को देखो और निम्नलिखित का उत्तर दो। इनमें नाज़ी प्रचार के बारे में हमें क्या पता चलता है? आबादी के विभिन्न हिस्सों को गोलबंद करने के लिए नाज़ी क्या प्रयास कर रहे हैं, उन्हें हमें बताना है चित्रों को देख करके। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। 5वां टॉपिक, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। प्रश्न है, नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाज़ी शब्द भंडार, माफ कीजिएगा, नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से अपना आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ी का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना था। लोग कोई विरोधी कदम उठाते अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल से बात कहने की वजह आंखें फेर कर चले ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी लिम्योलर ने नाज़ियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मन की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गुस्तापो और दहशतनात्मक कार्यशैली और कुल कृत्यों पर निशाना साधनी हुई इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मार्गस्पर्शी ढंग से लिखा है, माफ़ कीजिएगा, मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्ट को ढूंढते आए,
मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेटिक को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था इसलिए चुप रहा। उसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते रहे, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में वे जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। चलिए बॉक्स ए में कुछ जानते हैं क्या बातें इनमें दी गई हैं। क्या नाज़ियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रिस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रिस ने हाल ही में अपने वृत्तचित्र द नाज़ीज एक वार्निंग फॉर हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इस सिलसिले में उन्होंने एर्ना क्रांस से भी बात की, जो 1923 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी है। एर्ना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती है। यह बेरोजगारी के लिए ही नहीं बल्कि एक किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता कि वह अच्छा दौर था, मुझे अच्छा लगता था। आप सोच सकते हैं कि उन समय जो है यह बातें बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों को सपनों की चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। शार्लट ने इस किताब में बताया है कि वे समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल देखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। वे छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदियों गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। चित्र 31 वारसा घेटे में नवासियों में दस्तावेज इकट्ठा किए गए। उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों में तहखाने में दबा दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ लगे। आप यह तस्वीर देख सकते हैं। .1 महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां आइए देखते हैं। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मन के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज को मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था कि, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया
उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखें जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हें कत्लेआमों का महाध्वंस होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा तक जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नागरिक जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध के नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व में दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू किया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शहरी स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन अश्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखा। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहें। डेनमार्क चित्र 32 में देखिए, डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी में निकाल लिया था। इस काम के लिए इस्तेमाल किए गए नौकाएं में से एक, आप नौकाएं देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बॉक्स 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। ये गांधी जी ने हिटलर को लिखा है एक पत्र। हिटलर को गांधी जी का पत्र मिलता है। वर्धा, मध्य प्रांत, भारत, 23 जुलाई 1939। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैंने उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरी आपको पत्र लिखना घृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए। जहां वह जिस लायक हो, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकते हैं। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार का युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसे के लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूं आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। संपूर्ण गांधी वाडियम खंड 7, प्रकाशन विभाग, सूचकांक एवं प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार। हिटलर को गांधी जी का पत्र फिर मिला। वर्धा, 24 दिसंबर 1940 में। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसे शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर भी सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका में तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन भी लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उस विनाश शस्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसका एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग यही नहीं तो कोई और देश के निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीके इजाद कर लेगा
और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म चर्चा करने वाले गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य के कितने ही निपुणतात्मक नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस तरह हमारा समाप्त होता है यह अध्याय, और यह अध्याय में आप जब पढ़ेंगे, इसे सुने, तो आपको हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। उस समय किस तरह का हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें हो रही थी, इन्हें जानने को मिलेगी। आइए क्रियाकलाप कर लेंगे इन्हें हम। पहला है, एक पन्ने में जर्मनी का इतिहास लिखें। नाज़ी जर्मनी के एक स्कूली बच्चे की नज़र से, यातनागिरी से जिंदा बच निकले एक यहूदी की नज़र से, और नाज़ी शासन के राजनीतिक विरोधी की नज़र से। दो का कल्पना कीजिए और अपने आप की हेलमुट स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता को क्या कहेंगे, इस बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न 1 में टोटल 6 प्रश्न हैं। प्रश्न 1, वीमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, इन्हें बताना है आपको। प्रश्न 2, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। 3 में नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे, इन्हें आपको बताने हैं। और चौथा क्वेश्चन, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसा रहा, इस पे भी आपको बताना है। और 5वां प्रश्न है हमारा, नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन के औरतों की भूमिका के बीच में क्या फ़र्क था, एक पैराग्राफ में बताएं। 6ठा प्रश्न हमारा, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, इन प्रश्नों को आपको करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जो ऑडियो है हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। मुझे लगता है कि आप इसे सुनने का प्रयास करें। आपको शुरुआत में ये बहुत कठिन लगेगा, चीज़ें बोरिंग ना लगे, मैंने इस तरह इसे बनाने की पूरी कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपकी एनसीईआरटी को, बेसमेंट को मजबूत करने में। और जब फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझने में 100% तक हेल्प करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।